जरा सोच कर देखिए, किसी ने दिन रात एक करके अपना एक बिजनेस खड़ा किया है ना, एक एक ईंट जोड़कर अपना एक पूरा डिजिटल साम्राज्य बनाया, और फिर अचानक एक दिन सब कुछ मिट्टी में मिल गया। ये तो मतलब किसी भयानक सपने से कम नहीं है। बिल्कुल यार। और सोचिए अगर ऐसा एक बार नहीं बल्कि 3 बार हो। हर बार जब वो इंसान बिल्कुल शून्य से शुरुआत करता है तो उसका पूरा चैनल ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। बाप रे, 3 बार? मतलब कोई भी इंसान तो हार ही मान लेगा इतनी बार में। वही तो। लेकिन आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा के केंद्र में एक ऐसे ही क्रिएटर की कहानी है जिसका YouTube चैनल 3 बार डिलीट हो चुका है और अब वो 4थी बार शुरुआत कर रहा है। लेकिन इस बार वो कोई कच्चा काम नहीं करना चाहता। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास आज जो दस्तावेज हैं, मतलब जो चैट्स और रिसोर्सेज हैं, वो एक एक्सपर्ट और इसी क्रिएटर के बीच हुई लंबी बातचीत का पूरा रिकॉर्ड है। और ये कोई आम बातचीत नहीं है ना? एकदम नहीं। ये YouTube सर्वाइवल और ग्रोथ का एक मतलब लिटरली एक मास्टर क्लास है। इसमें A to Z नीतियां और एल्गोरिदम के वो छिपे हुए सच शामिल हैं जिन पर अक्सर कोई बात नहीं करता। बिल्कुल। और इसीलिए आज हमारा मिशन सिर्फ ये देखना नहीं है कि YouTube पर क्या नहीं करना चाहिए। हम इससे एक कदम आगे जाएंगे। हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे सफल क्रिएटर्स सिर्फ रैंडम वीडियो नहीं बनाते बल्कि वे पूरे के पूरे सिस्टम बनाते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले इस कहानी के सबसे बुनियादी हिस्से से शुरू करते हैं, चैनल की मौत। सही कहा, क्योंकि ग्रोथ के बारे में तो कोई तब सोचेगा ना जब चैनल जिंदा रहेगा। हाँ यार, 3 बार चैनल का डिलीट होना मतलब कोई बहुत बड़ी गलती बार बार हो रही थी। YouTube की नीतियां क्या इतनी सख्त हैं? बहुत सख्त हैं। अगर इन चैट्स को देखें तो एक बात साफ है कि ज्यादातर नए लोग टर्मिनेशन और स्ट्राइक सिस्टम को बहुत हल्के में लेते हैं। नियम बहुत सीधा है। अगर कोई कॉपीराइट का उल्लंघन करता है तो 90 दिनों का एक साइकिल शुरू हो जाता है। 90 दिन? हाँ, पहली बार गलती करने पर तो सिर्फ एक वार्निंग मिलती है, लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू होता है। अगर उसी 90 दिन के अंदर पहली स्ट्राइक आ गई तो वीडियो अपलोड करने पर बैन लग जाता है। बाप रे। और अगर दूसरी या तीसरी आ गई तो? दूसरी पर कई हफ्ते का बैन। और अगर उन्हीं 90 दिनों के भीतर तीसरी स्ट्राइक आ गई तो फिर कोई अपील काम नहीं आती। चैनल सीधा खत्म, हमेशा के लिए डिलीट। मतलब ये तो ऐसा हो गया जैसे YouTube कोई बहुत ही एक्सक्लूसिव और महंगा नाइट क्लब है। दिलचस्प है। हाँ, और ये जो नीतियां हैं ये उस क्लब के बाहर खड़े एक बेहद सख्त बाउंसर की तरह काम करती हैं। अगर कोई भी बाउंसर के नियम तोड़ता है तो बाउंसर उसे उठाकर सीधा बाहर फेंक देगा, फिर वो चाहे कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो। ये बाउंसर वाली बात एकदम सटीक है। और इसमें एक चीज और जोड़ दूं, ये बाउंसर कोई इंसान नहीं है। ये एक बॉट है, एक ऑटोमेटेड कोड। इसमें कोई भावना नहीं है। तो ये किसी की नहीं सुनेगा? बिल्कुल नहीं। लोग सोचते हैं कि यार मैंने तो सिर्फ एक छोटी सी मूवी क्लिप लगाई है या किसी मशहूर गाने का बस 5 सेकंड का हिस्सा इस्तेमाल किया है। हाँ, 5 सेकंड से क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना? यही तो सबसे बड़ी गलती है। YouTube का सिस्टम ऑडियो वेव्स को मैच करता है। एक 5 सेकंड का क्लिप भी तुरंत कॉपीराइट स्ट्राइक ला सकता है। सुरक्षित रहने का सिर्फ एक रास्ता बताया गया है इन चैट्स में, और वो है YouTube की अपनी ऑडियो लाइब्रेरी का इस्तेमाल। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिख रहा है। अच्छा, क्या? आजकल हम देखते हैं कि Instagram रील्स पर कोई भी ट्रेंडिंग ऑडियो वायरल होता है तो हर कोई उसे उठाकर सीधा YouTube शॉर्ट्स पे डाल देता है। अगर ये इतना ही खतरनाक है तो मतलब इतने सारे लोग बिना किसी परेशानी के ये कैसे कर रहे हैं? ये बहुत ही शानदार सवाल है। और सच कहूं तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो सब एक टाइम बॉम्ब पर बैठे हैं। अच्छा। मतलब कभी भी फट सकता है। बिल्कुल। होता क्या है कि Instagram और YouTube के लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स म्यूजिक कंपनियों के साथ बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जो गाना Instagram ने अपने यूजर्स के लिए फ्री कर रखा है, जरूरी नहीं कि उसके अधिकार YouTube के पास भी हों। ओह, तो वो सीधा स्ट्राइक का कारण बन जाता है। एकदम सही। और आजकल जिस दूसरी चीज पर ये बाउंसर सबसे ज्यादा नजर रख रहा है वो है AI और रीयूज्ड कंटेंट। YouTube की पॉलिसी इस पर अब बहुत सख्त हो गई है। AI तो आजकल हर जगह है ना। हर कोई AI वॉइस इस्तेमाल कर रहा है। तो क्या AI का इस्तेमाल ही खतरे की घंटी है? इस्तेमाल खतरा नहीं है, उसका आलसी इस्तेमाल खतरा है। इस स्रोत ने एक बहुत ही कमाल का कोट है, मैं बताता हूँ। कॉपी AI मतलब खतरा और क्रिएटिव AI मतलब सुरक्षा। कॉपी
AI मतलब खतरा। खतरा। मतलब अगर किसी ने इंटरनेट से कहानी उठाई, बिना दिमाग लगाए उसे AI वॉइस ओवर में डाला और डाल लिया, तो सिस्टम तुरंत उसे रीयूज कंटेंट मान लेगा। तो मतलब AI एक औजार है, लेकिन इंसान की अपनी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। बिल्कुल। इस पूरी सर्वाइवल बातचीत का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि एल्गोरिथम भले ही आपको वायरल कर दे, लेकिन चैनल को जिंदा सिर्फ पॉलिसी ही रखेगी। क्या बात है, पॉलिसी तुम्हें जिंदा रखेगी। ये लाइन सच में बहुत गहराई रखती है ना? हाँ, तो मान लेते हैं कि चैनल सुरक्षित हो गया, बाउंसर खुश है। अब यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब हम अंदर आ गए हैं, तो एल्गोरिथम असल में चाहता क्या है? हम तो हमेशा सुनते हैं कि व्यूज लाओ। सब यही सोचते हैं, लेकिन एल्गोरिथम का असली सच कुछ और ही है। तो असल सच क्या है? एल्गोरिथम को आपके व्यूज से कोई मतलब नहीं है। उसकी जो असली भूख है वो है सेशन टाइम। सेशन टाइम मतलब वॉच टाइम से अलग है ये? बहुत अलग है। देखिए, अगर किसी वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज आते हैं, लेकिन लोग क्लिक करते ही 10 सेकंड में बोर होकर YouTube ऐप ही बंद कर देते हैं, तो YouTube के लिए वो वीडियो एकदम फेल है। अच्छा। क्योंकि यूजर ऐप छोड़कर चला गया और अब YouTube उसे विज्ञापन नहीं दिखा सकता। एग्जैक्टली। इसके उलट अगर किसी वीडियो पर सिर्फ 10,000 व्यूज हैं, लेकिन उसे देखने के बाद दर्शक अगले 1 घंटे तक YouTube पर और वीडियोस देखता रहता है, तो वो वीडियो एक सुपर हिट है। इसे कहते हैं सेशन टाइम। वाओ, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो फिर वायरल होने का गणित क्या है? गणित बहुत सीधा है। CTR मतलब क्लिक थ्रू रेट प्लस रिटेंशन। हाई CTR है और रिटेंशन कम है, तो वीडियो तुरंत डेड हो जाएगा। YouTube को लगेगा कि आपने थंबनेल में धोखा दिया है। लेकिन अगर CTR भी हाई है और रिटेंशन भी, तो वीडियो रॉकेट बन जाएगा। और रिटेंशन के लिए खासकर शॉर्ट्स में एक फर्स्ट 3 सेकंड्स रूल का जिक्र है। बिल्कुल। शुरुआत के 3 सेकंड में हुक होना चाहिए। जैसे 99% लोग ये गलती करते हैं। हाँ, और मैंने एक और बहुत कमाल की चीज पढ़ी इस दस्तावेज में, लूपिंग ट्रिक। ओ हाँ, लूपिंग ट्रिक तो मतलब मास्टर स्ट्रोक है। सच में, मैं तो इसे एक ऐसे जादुई गोल चक्कर की तरह सोच रही थी, जहां दर्शक गाड़ी चला रहा है और सड़क इतनी सफाई से मुड़ती है कि उसे लगता है वो सीधी सड़क पर जा रहा है। और वो गोल गोल घूमता रहता है। बिल्कुल। वीडियो की आखिरी लाइन पहली लाइन से ऐसे जुड़ जाती है कि दर्शक को पता ही नहीं चलता कि वीडियो दोबारा शुरू हो गया है, और रिटेंशन बढ़ता जाता है। एकदम। और यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि 90% क्रिएटर्स ये सोचते हैं कि मैं क्या बनाना चाहता हूँ, लेकिन जो सफल 10% हैं वो ये सोचते हैं कि ऑडियंस क्या देखना चाहती है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर कोई स्पैम अपलोडिंग करे तो तब आता है शैडो बैन। अचानक व्यूज गिर जाएंगे। इसका इलाज सिर्फ एक है, 3 से 5 दिन का ब्रेक लेना। मतलब सिस्टम को थोड़ा शांत होने देना। हाँ। चलिए अब इस पूरी थ्योरी को हमारे क्रिएटर है असली कंटेंट पे लागू करते हैं। ये क्रिएटर AI लाइव स्टोरीज बनाता है, तो इसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है भावनाएं। अगर AI की आवाज बहुत रोबोटिक या सपाट हुई, तो कोई भी उस दर्द या कहानी से जुड़ नहीं पाएगा। रिटेंशन तुरंत गिर जाएगा। तो इसका समाधान क्या निकाला उन्होंने? समाधान है कैपकट या 11 लैब्स जैसे टूल्स का स्मार्ट इस्तेमाल। इन टूल से आवाज में ठहराव यानी पॉजेस डाले जाते हैं, गहरी सांस की आवाज या थोड़ा सा दर्द, ये सब जोड़ा जाता है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। हाँ बताइए। मान लीजिए मैंने इंटरनेट से कोई बहुत भावुक कहानी उठाई और वीडियो में बोला कि ये मेरे साथ हुआ, तो क्या सच में YouTube इतना स्मार्ट है कि वो मेरी चोरी पकड़ ले? मतलब YouTube कोई जासूस थोड़ी है। YouTube सच या झूठ नहीं पकड़ता, वो पकड़ता है पैटर्न्स। हाँ, इसे कहते हैं रीयूज्ड पैटर्न डिटेक्शन। अगर वैसी ही मिलती जुलती कहानी इंटरनेट पर 50 अलग अलग चैनलों पर पहले से चल रही है, तो YouTube का AI स्क्रिप्ट को टेक्स्ट में बदलकर मैच कर लेगा। ओह, और फिर मोनेटाइजेशन के टाइम पे दिक्कत होगी? बिल्कुल, मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए दस्तावेज में एक वायरल स्टोरी फॉर्मूला दिया गया है। वो 5 स्टेप्स वाला ना? जी। पहला हुक, दूसरा टेंशन बढ़ाना, तीसरा कोई बड़ा ट्विस्ट, चौथा इमोशनल पीक और 5वां लूप या कोई सबक। और एक चीज जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी,
नीश को छोटा करना। बहुत जरूरी है। मतलब लाइफ स्टोरीज तो बहुत बड़ा टॉपिक हो गया। हाँ, अगर आप लाइफ स्टोरीज बोलेंगे तो एल्गोरिदम कंफ्यूज हो जाएगा कि वीडियो किसे दिखाए। लेकिन अगर इसे ब्रेकअप स्टोरीज या समाज की डार्क रियलिटी जैसे छोटे विषयों में बदल दें तो ग्रोथ बहुत तेज होती है। बिल्कुल। और मुझे लगता है यूनिक वैल्यू जोड़ना भी जरूरी है ना? भले 2 सेकंड के लिए अपना चेहरा दिखाना पड़े। एकदम सही। YouTube को यकीन दिलाना पड़ता है कि एक असली इंसान इसके पीछे मेहनत कर रहा है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? मान लीजिए कंटेंट भी तैयार है, सिस्टम भी सेट है, लेकिन सबसे बड़ी बात पैसा। क्रिएटर के पुराने एडसेंस में सिर्फ $29 पड़े हैं। कमाई फिर से कैसे शुरू होगी? ये सबसे बड़ा दर्द है। एडसेंस में पैसा होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी कमाई ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी। चैनल डिलीट हो गया था तो उसे फिर से YouTube पार्टनर प्रोग्राम में जाना होगा। मतलब फिर से 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम। हाँ, या फिर 90 दिन में 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज। बाप रे, ये तो पहाड़ चढ़ने जैसा है। तो इसके लिए जो फास्ट ट्रैक प्लान है वो शॉर्ट्स पर फोकस करता है या लॉन्ग वीडियोस पर? दोनों पर। देखिए, शॉर्ट्स ऑडियंस बनाने के लिए बेहतरीन है। 15-20 सेकंड के वीडियो नई ऑडियंस लाते हैं। लेकिन सच बताऊं तो 1 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज पर मुश्किल से 100 से 1000 रुपए बनते हैं। बस इतना कम? हाँ, असली पैसा आता है लॉन्ग वीडियोस से, जो 2 से 8 मिनट के होते हैं। वहां 1 मिलियन व्यूज पर 2000 से 10,000 रुपए